Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD-CAT केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज हम लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन यानी कि कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ साथ MD-CAT में आने वाले MCQs को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज है हमने जो देखनी है आज के इस टॉपिक में वो है कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड जो है ना वो बेसिकली एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो पार्टिकल्स को क्या करेगी, दो पार्टिकल्स को जोड़ के रखेगी, एक साथ जोड़ के रखिए। अब ये दो पार्टिकल्स होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स हो सकते हैं, दो आयन्स हो सकते हैं या दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सब को जो आपस में जोड़ के रखेगी वो फोर्स आपके पास क्या है? केमिकल बॉन्ड है। अब इस केमिकल बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए और उसके साथ साथ कि ये केमिकल बॉन्ड जो आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएगा उसकी शेप कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कुछ थ्योरीज को इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहते हैं ऑब्वियसली थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से जो पहली थ्योरी है ये आपके पास है, आपके पास वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आपके पास है पहली थ्योरी। दूसरी आपके पास है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरी जो आपके पास आ जाती है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीन थ्योरीज जो हैं ये आपके पास मैंने जैसे कि आपको बताया शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ नेचर और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। इनमें से MD-CAT के सिलेबस में वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और MOT नहीं है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं अपना वेस्पर थ्योरी की डिस्कशन को। अब इस डिस्कशन से पहले आपको एक प्री रेक्विजिट पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक यहां पर एटम है A और उसके साथ एक एटम है B, ये भी B, और ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो इसमें आपको पता ही होना चाहिए कि जो आपके पास एक सिंगल एटम है ना, आप उसको कहते हो जी केमिस्ट्री की जुबान में कि आपके पास क्या है जी? सेंट्रल एटम है। क्या है जी? सेंट्रल एटम। ये जो आपके पास एटम है ना, जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम है जो साइड पे लगे हो उनको आप कहोगे कि सराउंडिंग एटम्स है। क्या है जी? सराउंडिंग एटम्स है। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में काम ना है, जो वैसे ही वेले बैठे रहे, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कहेंगे जी ये लोन पेयर्स हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके पास टेक पार्ट करें तो वो क्या होते हैं आपके पास जी? बॉन्ड पेयर्स होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट किसने की थी और इसका बेसिक पोस्टुलेट क्या है। तो ये पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है MD-CAT के हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1920 में गिलिप्सी और नाइल हॉम ने प्रेजेंट की थी। ठीक है, क्योंकि KPK के टेस्ट में कभी कभार इस तरह की फजूल डेट्स मैंने देखी है पास पेपर्स में आई हुई, तो मैंने कहा यह बता देनी चाहिए। इसका बेसिक पोस्टुलेट ये है कि जो आपके पास लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास एटम है ऑक्सीजन का, उसका दो हाइड्रोजन के लगे, आप जाएंगे भाई जाना पहचाना है। तो ये जो दो लोन पेयर्स है ना, ये आपस में क्या करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे ताकि इनके पास आपस में जो है वो मिनिमम रिपल्जन हो। कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि pairs of electrons are arranged in space around the central atom in such a way that the distance between them is maximum and the electron pair repulsion is minimum. कूलम्स लॉ का पता है आपको? वो कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है ना,
तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि कुछ एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो आपके पास बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड पेयर्स होते हैं, कुछ लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जो तीसरा पोस्टुलेट है वो कहता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, फिर बॉन्ड पेयर के। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके पास जो लोन पेयर्स है ना वो फ्री टू मूव अबाउट है, सही है, वो किसी चीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है या बॉन्डेड नहीं है। लोन पेयर्स आर फ्री टू मूव अबाउट। लेकिन जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसी वजह से जो है वो क्या है आपके पास, लोन पेयर along with lone pair has maximum repulsion, then lone pair bond pair, and after that bond pair। इस इलस्ट्रेशन को अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कह रहा था कि लोन पेयर की सबसे ज्यादा है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर की, और उसके बाद बॉन्डिंग पेयर की सबसे कम इलस्ट्रेशन इसलिए डालिए कि आपको याद रहे, आपकी विजुअल मेमोरी में बैठ जाए। ठीक है, अच्छा। फिर हम देख लेते हैं इसका मकसद क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन का। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी का मकसद यह है कि मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। ठीक है, और आप ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स को क्या कर सके, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सके। अभी हम प्रिडिक्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमडी कैट के सवालों के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये 7th पॉइंट है। The effects of bonding electron pair decreases with increasing electronegativity of an atom bonded to a central atom forming in a molecule। मैं आपको सादा जुबान में सादे लोगों की तरह बताता हूं इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है, हैशटैग नंबर 1, इफ surrounding atom is more electronegative than central atom, then the bond angle decreases। If the central atom is more electropositive, then the bond angle decreases। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। कैसे एग्जाम्पल से बताऊंगा? पहला आपने लेनी एग्जाम्पल जी NH3 की, और दूसरी इसके साथ पैरेलल लग के देख लेंगे NF3 की। ठीक है, अब देखा जाए तो इन दोनों में सेंट्रल एटम कौन है जी? नाइट्रोजन। कहने का मकसद दोनों का सेम सेंट्रल एटम है? हाँ सर सेम है। ये नाइट्रोजन थोड़ा सा ऊपर बना लिया, एक सेकेंड। ये सेंट्रल एटम है जी नाइट्रोजन, और यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे NH3 है। ठीक है जी, और ये आपके पास आ गया लोन पेयर। जबकि यहां पे पास क्या है, आपके पास NF3 है, और ऊपर आ गया क्या, लोन पेयर। अब आप अगर आप देखें तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जिसकी वजह से इधर भी रिपल्जन हो रही है, इधर भी रिपल्जन हो रही है, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड एंगल है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है। अब अगर कैलकुलेशन वाइज बताऊं या न्यूमेरिकली बताऊं तो इसका 107.5 डिग्री ऑलमोस्ट, और इसका 102 डिग्री ऑलमोस्ट। तो कहने का मकसद ये है, जब भी सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो आपके पास बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहली ट्रिक जो एमडी कैट की आपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, अब दूसरा मैंने ये कहा, अगर तो आपके पास सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपके पास बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। सर कैसे? भाई है भाई बताएगा। अगर तो आपके पास सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैंने यही बात बोली है, मैं इस बात को लिख भी देता हूं ताकि मैं प्रूफ कर दूं। ऐसा करें ना, आप दो मॉलिक्यूल्स ले, H2O ले लें और आप H2S ले लें। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो ये क्या है, ये क्या है जी, ये आपके पास H2O है, और ये क्या है जी, आपके पास H2S है। सॉरी, ये आपके पास क्या है जी, H2S है।
अब यहां पर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल अगर आपको बताऊं सरप्राइजिंगली 104.5 है H2O का, और H2S का क्या है जी 92 डिग्री। तो जब भी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल है आपके पास, वो भी देख ले कि SnCl2 का जो बॉन्ड एंगल है, अब आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन SnCl2 जो है वो कहने को जो है ना वो Ab2E1 टाइप का है, सही है। यानी कि Ab2E1 का मतलब है कि SnCl2 ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सही है। लेकिन यहाँ काम की बात यह है कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है, सही है, लोन पेयर आ जाता है, और साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दो वो आ जाती है एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। तो इसमें यहाँ पर 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री जो है आपके पास क्या है, बॉन्ड एंगल है, सॉरी बॉन्ड एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज आपके पास वेस्पर थ्योरी बताती है वो ये है कि अगर आपके पास बॉन्ड पेयर दे दिए जाए कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, और फिर उसके साथ लोन पेयर बता दिए जाए, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बता दी जाए, और फिर ज्योमेट्री बता दी जाए, और फिर एग्जांपल्स बता दी जाए, और साथ एंगल बता दिया जाए, तो ये काम है आपके पास वेस्पर थ्योरी का। कैसे है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी बॉन्ड पेयर, फिर आ जाएगा जी आपके पास लोन पेयर, बता दिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, बिल्कुल बता दिए। फिर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, फिर ज्योमेट्री आ जाएगी, और फिर एंगल प्लस एग्जांपल्स आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जी दो अगर बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो ये होगा जी AB2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन, AB2E0, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होगी जी लीनियर, और बॉन्ड एंगल बनेगा जी 180 डिग्री। इसकी एग्जांपल आप ले लो जी, आप क्या करो ना, आप ग्रुप 2 का कोई भी मेटल उठा लो, और उसके साथ साथ ग्रुप 7 का कोई चीज ले लो, या आप हाइड्रोजन ले लो, सही है। फॉर एग्जांपल सर Be ले लिया मैंने, बिल्कुल पहला, और साथ हेलोजन ले लिया, बिल्कुल पहला F2। दूसरा भी ले लो BeCl2, हाइड्रोजन भी ले लो BeH2। अच्छा, उसके बाद आप Mg ले लो, Mg के साथ Cl2 ले लो। अच्छा, उसके बाद ना आगे बात आता है जी NO2 प्लस, इंपॉर्टेंट चीज ये NO2 प्लस। अब सर ये कैसे Ab2E0 टाइप में, ये देखते हैं। ये जो आयंस वाले होंगे ना, ये आयंस वाले आपके पास पेपर में आते हैं। सिंपल सी बात है कि ये आयन जो है कौन सी इसकी बॉन्ड पेयर टाइप है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि NO2 प्लस में सेंट्रल एटम क्या होगा जी, नाइट्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, NO2 प्लस है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, इसको छोड़ दो। अच्छा, यानी कि यहां पर दो एक ऑक्सीजन, यहां पर दूसरा ऑक्सीजन, और ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है NO2 प्लस। इसके पास क्या बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, दो। लोन पेयर कितने हैं जी, पेयर है नहीं सर, पेयर नहीं है, 0। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल क्या है जी 180 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश की इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं उतना करूं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है AB3E0 टाइप, यानी कि बॉन्ड पेयर 3 0, AB3E0, यानी कि स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ABB, यानी कि ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। आप क्या करो जी, ये BF3 की एग्जांपल ले लो, BCl3 की एग्जांपल ले लो, SO3 की एग्जांपल ले लो, CH3 प्लस की एग्जांपल ले लो, और CO3 - 2 की एग्जांपल ले लो। तो ये भी आपके पास क्या है, ये AB3E0 टाइप, ठीक है। ये CH3 पॉजिटिव और CO3 - 2 है ना, याद रखना है कि
आपके पास जो है वो AB3E0 टाइप है। अब ये कैसे है ये पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, लेकिन कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप का है। ठीक है, कर देता हूं चलो आप लोगों के लिए। कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप का, 1 2 3 4। ठीक है, एक और ये दो जो है इन्होंने एक डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है जी, फिर इन्होंने एक और डबल बॉन्ड बनाया। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, ये आपके पास क्या आ गया CO2। अब CO3 कैसा होगा, C आ गया, ये O-, ये O-, और ये इसके साथ तो CO3-2, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस था, डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास क्या है, AB3 ऐसी सी कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। इसको डबल कर लो, इसको सिंगल कर लो, माइनस माइनस। ठीक है, CO3-2 जो है वो AB3 टाइप का होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आ गया आपके पास 2 और 1 कॉन्फ़िगरेशन वाला, यानी कि AB2E1 कॉन्फ़िगरेशन वाला। 2 1 AB2E1 आ जाएगा। सही है, यानी कि ए के ऊपर एक लोन पेयर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी, बेंट होगा, बेंट, या इसको कह सकते हैं हम एंगुलर। ठीक है, इसकी एग्जांपल सबसे आसान एग्जांपल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताई थी, SnCl2 आ गया, या SO2 आ गया, या उसके अलावा SnH2 आ गया, या PbCl2 आ गया। यानी कि आपने क्या करना है, ग्रुप 4 वाले को उठाना है, ग्रुप 7 वाले को उठाना है, दोनों को जोड़ देना है, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास वो आ जाती है जी बॉन्ड पेयर तो दोबारा कर दो, लोन पेयर दोबारा कर दो जी, कॉन्फ़िगरेशन कर दो, उसके बाद ज्योमेट्री कर दो, उसके बाद एग्जांपल। उसके बाद आपके पास जो होगी ना AB4E0, AB4E0 ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, सबसे मशहूर ABBB, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी जी, सबसे मशहूर एग्जांपल CH4, उसके बाद SiCl4, उसके बाद HCl2, उसके बाद CCl4, और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी एग्जांपल्स बनती जाती है। फिर आपके पास आ जाती है AB3E1 टाइप। ये क्या है जी, ये आपके पास आ जाती है ट्राइगोनल पैरामीटर, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपके पास लोन पेयर आ गया, यानी कि आ गया ट्राइगोनल पैरामीटर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास आ जाती है आपकी अपनी मशहूर ज़माना NH3, जो अभी आपको मैंने दिखाया। उसके बाद NF3 कर लो, PH3 और PCl3। ठीक है, PCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है कि यहाँ पर फास्फोरस है, 1 2 3 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर ऊपर क्या लगा है, लोन पेयर लगा है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। PF3 का भी कर लो, PCl3 कर लो, जो भी है आपने बनना है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी आपके पास AB2E2 टाइप, लास्ट टाइप करेंगे, उसके बाद कुछ ना खास है नहीं, AB2E2 टाइप करेंगे। अच्छा, AB2E2 टाइप आपकी अपनी वाटर वाली। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंगुलर बैंड, या इसको बूमरैंग भी कहते हैं, लेकिन वही एग्जांपल पहले भी कराई, H2O H2S Cl2O F2O। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास AB2E2 टाइप होगी। अच्छा, अब AB5 की एक एग्जांपल एक दफा MDCAT में आई थी पहले, तो वो भी कर लेते हैं। तो वो आपके पास थी क्या जी, 50 AB5। क्या ज्योमेट्री बनती थी उसकी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, सॉरी, बाई पैरामीटर। ठीक है, PCl5, PH5, PF5, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स थी आपके पास किसकी, वेस्पर थ्योरी। अच्छा,
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो थी वो पहले वेस्पर आई, वेस्पर के बाद बीबीटी आई, बीबीटी के बाद एमओटी आई। अगर वेस्पर के बाद कोई थियरी आई, इसका मतलब था कि अब वेस्पर जो था ना, वो बॉन्डिंग के बारे में कोई चीज नहीं भी एक्सप्लेन कर रहा था। वो आपके पास ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहा था, वो आपके पास सराउंडिंग एटम का इफेक्ट, सेंट्रल एटम का इफेक्ट, इस तरह की कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, रीजन क्या है इनकी बॉन्ड्स बनने की। अच्छा, उसके बाद ये ट्राइएटॉमिक यानी कि AB3 और उसके बाद की चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, AB2 और उसके बाद की चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि ये डायटॉमिक पर एप्लीकेबल ही नहीं था, डायटॉमिक पर एप्लीकेबल ही नहीं था। या आपके पास 3 एटम्स और उनसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो है, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते वेस्पर को। तब वेस्पर के बाद एक और थ्योरी की जरूरत पड़ी। उसके बाद एक्सप्लेन नहीं करता क्या चीज, बॉन्डिंग के मैकेनिज्म्स को, वेस्पर थ्योरी। इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी निकाली जिसको उन्होंने क्या कहा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा। तो वेस्पर थ्योरी तक आपके पास यही तक था लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि एमसीक्यूज आए तो हम उन पे जंप कर सके और हमें आता हो उसका सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका। मॉलिक्यूल दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन पूछ दी जाए तो हम किसी मुंह से बैठ सके पेपर में। तब तक ये इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।